के बीच शरद दुबे आज एक नए अधिनियम के साथ। आज हम स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 का अध्ययन करेंगे। इससे पहले भी हमने कुछ अधिनियमों का अध्ययन किया है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी हो तो एक बार प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देखें। स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम पारित हो जाता है, लागू भी हो गया है। यह स्त्री की लज्जा और शालीनता जहां पर भंग हो रही है, इसके अपराधों के लिए लाया गया था। कहीं आज भी हम देखते हैं स्त्री की लज्जा और शालीनता भंग हो रही है। यदि हम बॉलीवुड में देखें तो ये ज़्यादा देखने को मिलती है, और आजकल जो वेब सीरीज चल रही हैं इसमें तो ज़्यादा ही देखने को मिलने लगी हैं। स्त्री अशिष्ट रूपण, स्त्री अशिष्ट रूपण को समझो। स्त्री अशिष्ट रूपण क्या है? स्त्री की तस्वीर, वीडियो क्लिप सार्वजनिक प्रदर्शित करना। किस रूप में प्रदर्शित करना? जिससे उसकी लज्जा या शालीनता भंग होती हो, वहां पर स्त्री अशिष्ट रूपण होगा। अब स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम जो है, यह उसकी जो लज्जा और शालीनता भंग करने के लिए लाएगा। ये लज्जा और शालीनता किस रूप में भंग होगी? जहां पर स्त्री की अश्लीलता प्रदर्शित की गई हो, वहां पर लज्जा और शालीनता भंग होती है। अब ये अश्लीलता क्या है? सामान्य रूप से हम देखें, किसी महिला की आकृति, उसके रूप या शरीर के किसी भाग का इस प्रकार वर्णन या चित्रित करना जहां पर उसका चरित्र कलंकित हो, तो उसको हम अश्लीलता की श्रेणी में मानते हैं। यह अधिनियम 23 सितंबर 1986 को अधिनियमित होता है, अर्थात राष्ट्रपति की मंजूरी मिलती है, और यह लागू 2 अक्टूबर 1987 को होता है। इसका नाम स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 है, लेकिन यह लागू 1987 में होता है 2 अक्टूबर को। इसमें कुल धारा 10 हैं। पहली धारा नाम एवं विस्तार से संबंधित है। इसका नाम स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 होगा। इसका विस्तार जम्मू कश्मीर को छोड़कर समस्त भारत में, जब यह लागू किया गया था 2 अक्टूबर 1987 को, तब जम्मू कश्मीर में लागू नहीं किया गया था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर में भी लागू माना गया है। इसकी जो धारा 2 है, इसकी जो परिभाषा है उसको परिभाषित किया गया धारा 2 में। धारा 3 में कहा गया है स्त्री अशिष्ट रूपण वाले विज्ञापन का निषेध। विज्ञापन से समझो किस प्रकार के विज्ञापन? जहां पर स्त्री की अश्लीलता प्रदर्शित की गई हो विज्ञापनों में, अर्थात उससे लज्जा और शालीनता भंग हो रही हो स्त्री की, इस प्रकार के विज्ञापन का निषेध किया गया, अर्थात मनाही की गई है धारा 3 में। यदि कोई संस्था या कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो इसके तहत वह अपराधी माना गया है। धारा 4 में कहा गया स्त्री अशिष्ट रूपण पुस्तक पुस्तिकाओं का प्रकाशन या डाक द्वारा भेजने पर प्रतिषेध। ऐसी कोई सी पुस्तक पुस्तिका है जिससे स्त्री की लज्जा और शालीनता भंग होती हो, अर्थात स्त्री की अश्लीलता प्रदर्शित की गई हो, तो ऐसी पुस्तकों का प्रकाशन नहीं किया जाएगा, ना ही वह डाक द्वारा भेजी जाएंगी, ना ही कोई व्यक्ति या संस्था उसको करवाएगा, ना ही वह स्वयं करेगा। यदि ऐसा करता है तो वह अपराधी माना जाएगा धारा 4 के तहत। लेकिन इसमें लोकहित में जो न्यायोचित है, या कोई धार्मिक से संबंधित है, या कोई स्मारकों से संबंधित, या कोई ऐतिहासिक कलाकृतियों से संबंधित है, चित्र या वीडियो, तो यहां पर इसको छूट दी गई है। हम देखते हैं, यदि आप लोगों ने नहीं भी देखा हो तो मध्य प्रदेश का छतरपुर जिला, जिसमें खजुराहो स्थान है, वहां पर खजुराहो के जो कलाकृतियां हैं, ऐतिहासिक कलाकृतियां, वहां पर हम देख भी सकते हैं यौन क्रीड़ाओं को समान रूप से प्रदर्शित किया गया, तो उसको धारा 4 के तहत छूट दी गई है। धारा 5 में प्रवेश करना और तलाशी लेना। प्रवेश और तलाशी कौन लेगा? राज्य सरकार द्वारा कोई राजपत्रित अधिकारी प्रवेश और तलाशी ले सकता है, लेकिन यह जो तलाशी लेगा
जब यदि किसी निवास और गृह में यदि लेना चाहता है तो बिना वारंट के नहीं ले सकता। यहां पर मजिस्ट्रेट द्वारा उसको वारंट जारी करवाना होगा कि हम इस घर में तलाशी लेना चाह रहे हैं, तभी वह किसी के घर निवास में तलाशी ले सकता है। यदि वह तलाशी लेने गया है तो वह उस जगह की ऐसा कोई वीडियो क्लिप, चित्र या कुछ ऐसे यंत्र मिलते हैं जो साक्ष्य के रूप में साबित किए जा सकते हैं, तो उनको जब्त कर सकता है, उसको यह अधिकार है। धारा 6 में कहा गया शास्ति अर्थात दंड। अब इसमें देखो, यदि कोई व्यक्ति धारा 3 और 4 का उल्लंघन करता है, किसमें? धारा 3 और 4 का उल्लंघन करता है तो शास्ति होगा, अर्थात उसको दंड का भोगी होना पड़ेगा। इसमें देखो धारा 3 में क्या कहा गया? स्त्री अशिष्ट रूपण वाले विज्ञापन का निषेध। भाई धारा 4 में स्त्री अशिष्ट रूपण पुस्तिकाओं का प्रकाशन या डाक द्वारा भेजने पर निषेध। यदि ऐसे दोनों अपराध करता है व्यक्ति तो धारा 6 के तहत वह दंड का प्रावधान उसके लिए रखा गया। यदि वह प्रथम बार ऐसे अपराध करता है तो उसको 2 वर्ष का कारावास और 2000 रुपए का जुर्माना। वहीं यदि यह व्यक्ति द्वितीय बार करता, अर्थात ये पुनरावृत्ति करता है अपराधों की, तो यह 6 माह से 5 वर्ष का कारावास होगा और जुर्माना के रूप में उसको 10,000 रुपए से लेके 1 लाख रुपए तक जुर्माना देना होगा उसको। वहीं धारा 7 में देखो, धारा 7 में कंपनी एवं कंपनी के उत्तरदायी व्यक्ति का अपराध। यह जो धारा है महत्वपूर्ण है, इसमें 2018 में संशोधन भी किए गए हैं। कंपनी एवं कंपनी के उत्तरदायी व्यक्तियों का अपराध। यदि कोई कंपनी अपराध करती है, उस समय नियुक्त उसका प्रबंधक या जो उत्तरदायी है वह भी अपराधी माना जाएगा। किस समय? जब कंपनी ने अपराध किया उस समय नियुक्त कोई उसका प्रबंधक, उत्तरदायी भी अपराधी माना जाएगा। कंपनी तो अपराधी मानी ही जाएगी, साथ में उसका प्रबंधक और उत्तरदायी व्यक्ति भी अपराधी माना जाएगा। धारा 7 में इसी धारा में 4 खंड जोड़े गए, 7A, 7B, 7C और 7D। 2018 में संशोधन 7A में कहा गया है, यह महत्वपूर्ण है, 7A, 7B, 7C, 7D। वहीं 7A में कहा गया केंद्र सरकार केंद्रीय प्राधिकरण का गठन करेगी। केंद्र सरकार करेगी, केंद्रीय प्राधिकरण का गठन करेगी। इसमें सदस्य देखो, राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य सचिव अध्यक्ष होंगे। जो सदस्य सचिव हैं वह इसके अध्यक्ष होंगे, किसके? केंद्रीय प्राधिकरण के। वहीं इसके सदस्य रूप में भारतीय विज्ञान मानक परिषद, भारतीय प्रेस परिषद, सूचना प्रसारण के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल होंगे। वहीं दूसरी बात देखो, राष्ट्रीय महिला आयोग कोई एक महिला सदस्य को निर्दिष्ट कर सकती है जो विशेषज्ञ हो, महिलाओं से संबंधित विशेषज्ञ है जो उसको निर्दिष्ट कर सकती है। कौन? राष्ट्रीय महिला आयोग, इसको एक महिला यहां पर सदस्य नियुक्त कर सकती है। धारा 7B में कहा गया है केंद्रीय प्राधिकरण की शिकायत संबंध कृत एवं शक्तियां। ये जो संशोधन 2018 में जोड़े गए हैं, केंद्रीय प्राधिकरण की शिकायत संबंध कृत एवं शक्तियां, इसमें केंद्रीय प्राधिकरण का गठन 7A में होता है और 7B में उसकी शिकायत एवं कृत एवं शक्तियां। यदि हम जब केंद्रीय प्राधिकरण में शिकायत करते हैं तो उसके कृत एवं शक्तियां क्या है, इसको देखो आप लिखें। किसी कार्यक्रम या प्रसारित विज्ञापन या बोले तो उसके प्रकाशन के संबंध में अपील या शिकायत प्राप्त करना या न्याय निर्णय देना। अर्थात किसी कार्यक्रम या प्रसारित विज्ञापन एवं प्रकाशन के संबंध में अपील शिकायत प्राप्त करना किसका कार्य है? केंद्रीय प्राधिकरण का, और यह इसी से संबंधित न्याय निर्णय भी देगा। भाई इसका दूसरा पॉइंट में कहा गया है आईपीसी की धारा, जो आईपीसी 1860 में बनकर तैयार होती है, इसकी धारा 292 और 294 के संबंध में सभी मामलों के अन्वेषण अर्थात उसकी जांच करना एवं स्वयं प्रेरणा से निर्णय देना। भाई आईपीसी की धारा 292 और 294 और 294 में क्या कहा गया ये देखो।
292 में कहा गया आईपीसी की धारा में अश्लील पुस्तक का क्रय विक्रय, इसकी कौन जांच करेगा? केंद्रीय प्राधिकरण। अश्लील कोई सी पुस्तक है उसमें अश्लीलता तो नहीं है महिला से संबंधित, तो यहां पर यह जांच करेगा धारा आईपीसी की 292 में अश्लीलता से संबंधित कोई क्रय विक्रय पुस्तक का हो रहा है। और भाई 294 में कहा गया है ऐसा कोई कार्य या कोई गाने जो अश्लीलता से संबंधित हैं। धारा 94 आईपीसी में कहा गया है 292 में क्रय विक्रय पुस्तक का जो अश्लीलता से संबंधित हो। भाई 294 में कोई ऐसे गाने या कार्य जो अश्लीलता से संबंधित हो, इसकी जांच कौन करेगा? केंद्रीय प्राधिकरण। भाई इसका तीसरा पॉइंट देखें, शिकायत प्राप्ति के 60 दिन के भीतर लिखित रूप में तार्किक निर्णय पारित या समाधान करना होगा। किसको? केंद्रीय प्राधिकरण को। भाई इसका अगला पॉइंट देखें, यह सुनिश्चित करना होगा उसको कि विज्ञापन जो है, विज्ञापन जो प्रकाशित किया गया है इस अधिनियम में परिभाषित सामान्य स्वीकृत मानकों के प्राप्ति, जो मानक हैं इसके विरोध तो नहीं है। जो विज्ञापन प्रकाशित किया गया है इस मानकों के विरोध, इस अधिनियम के विरोध में तो नहीं है, अर्थात अपमानजनक तो नहीं है। यह उसकी जांच कौन करेगा? केंद्रीय प्राधिकरण। धारा 7B में, भाई 7C में केंद्रीय प्राधिकरण के अधिकार दिए गए। अधिकार में कहा गया है विज्ञापन करने या न करने का निर्देश देना, अर्थात उसको ऐसा लगता है कोई सा विज्ञापन है इसमें अश्लीलता है, जहां पर महिला की जो लज्जाशालीनता वह भंग है, तो उसको मना कर सकता है ऐसे विज्ञापन से। और भाई यदि उसको ऐसा लगता है कि इस विज्ञापन में कोई महिला की लज्जा और अश्लीलता भंग नहीं हो रही, अर्थात शालीनता भंग नहीं हो रही, तो उसको निर्देश दे सकता है कि आप ऐसे विज्ञापन प्रकाशित कर सकते हैं। भाई आदेश पारित करेगा जब वो, तो उसकी कॉपी एक उस प्रकाशित विज्ञापन को, जो विज्ञापन प्रकाशन है उसको देगा, और साथ में जो शिकायत कर रहा है एक उसको कॉपी भेजेगा अपने आदेश के रूप में, अपने आदेश के रूप में एक कॉपी भेजेगा। भाई 7D में कहा गया है केंद्रीय प्राधिकरण को शिकायत दर्ज, कोई भी व्यक्ति उसको यदि ऐसा लगता है कि यहां पर जो महिला का स्त्री अशिष्ट रूपण है वहां पर लज्जा अर्थात उसकी स्त्री की लज्जा और शालीनता भंग हो रही है, तो वह व्यक्ति हो या समूह या कोई संगठन हो, तो वह अपेक्षित शुल्क देकर केंद्रीय प्राधिकरण में शिकायत दर्ज कर सकता है। धारा 3 और 4 का यदि कोई व्यक्ति उल्लंघन करता है तो इसकी शिकायत केंद्रीय प्राधिकरण में दर्ज की जा सकती है, धारा 7D के तहत। भाई धारा 8 में कहा गया है अपराध संज्ञेय किंतु जमानतीय। देखो अपराध संज्ञेय से मतलब क्या होता है, कोई भी अपराध है वे अपराध संज्ञेय होंगे, मतलब बिना वारंट के गिरफ्तारी होगी। भाई अपराध जो है यहां पर जमानती हैं, अपराध तो संज्ञेय हैं, बिना वारंट के गिरफ्तारी होगी लेकिन उनकी जमानत भी हो जाएगी, अर्थात जमानती हैं। धारा 9 में सद्भावना पूर्वक कार्रवाई से संरक्षण। सद्भावना पूर्वक कार्रवाई से संरक्षण का मतलब है इस अधिनियम के तहत कोई कार्रवाई केंद्रीय प्राधिकरण का जो अध्यक्ष है अर्थात उसके सदस्य करते हैं, तो जिस व्यक्ति के विरुद्ध यह कार्रवाई की जा रही है यदि वह इसका दोषी नहीं भी पाया जाता तब भी वह किसी प्रकार से इस अधिकारी के विरुद्ध न्यायिक शरण नहीं ले सकता, अर्थात सद्भावना पूर्वक कार्रवाई से संरक्षण किसको प्राप्त है? केंद्रीय प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों को। भाई देखे जाए तो धारा 10 में कहा गया है केंद्र सरकार नियम बना सकती है। केंद्र सरकार स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 में कुछ संशोधन कर सकती है, संशोधन में कुछ घटा सकती है इसके प्रावधान या कुछ जोड़ सकती है, और उसको यथाशीघ्र अपने दोनों सदन के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 का हमने आज अध्ययन किया, जिसमें कुल धारा 10 हैं। अगली बार हम एक अगले अधिनियम के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।